नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी सांप सीढ़ी लेकर। ये कहानी मैंने 25 दिसंबर 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी सांप सीढ़ी। भोपाल शहर के प्रतिष्ठित सराफा मार्केट में अनीता ने फीता काटकर ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन किया तो वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस शहर में आने के बाद अनीता अपने भाग्य को सराहने लगी थी। पांव जमीन पर न पड़ते थे। जीवन में इतने आदर एवं सम्मान की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनीता आज तड़के यहां अपने बचपन की सहेली शिल्पा के साथ आई थी। उद्घाटन मुहूर्त सुबह 7 बजे का निकला था। अधिकतर ऐसे समारोह में वह शिल्पा के साथ जाती। उद्घाटन के पूर्व ज्वेलरी शॉप के मालिक ने सैम कार का दरवाजा खोलकर अनीता को वेलकम किया। बाद में मालिक की पत्नी एवं बच्चों ने उसके साथ फोटो खिंचवाए। शोरूम की सेल्स गर्ल्स में से एक ने उसके ललाट पर कुमकुम एवं अक्षत लगाए, आरती उतारी एवं भारी भीड़ के मध्य उसका अभिनंदन किया। एक अन्य सेल्स गर्ल ने उसके हाथों में खूबसूरत ताज़े फूलों से महकता पुष्प गुच्छ दिया तो कैमरों के फ्लैश एवं वीडियो लाइट से सारा वातावरण जगमगा गया। जाने के पहले मालिक ने अनीता को उपहार स्वरूप डायमंड टॉप्स का एक सेट भी दिया। जिसका पति शहर का जिलाधीश हो एवं व्यापारी उससे काम में फंसा हो तो ऐसी आवाभगत क्यों न हो। स्तुति से तो देवता भी प्रसन्न होते हैं, मनुष्य की तो बिसाती क्या है। उषा की गोदी से निकला बाल सूर्य अब आसमान में चढ़कर चमकने लगा था। अभी भी छतों पर सूर्य नमस्कार कर लोग सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। चढ़ते सूर्य को भला कौन नमस्कार नहीं करता। अनीता एवं शिल्पा दोनों इंदौर से थे। दोनों ने साथ साथ एमए दर्शन शास्त्र में किया था। अनीता रूप रंग नैन नक्श में शिल्पा से एक कदम आगे थी तो शिल्पा शिक्षा में अनीता को दाव नहीं देती थी। पढ़ाई या अन्य गतिविधियों में वह अनीता से कहीं आगे थी। दोनों कॉलेज में हमेशा साथ दिखती। दोनों घर से कॉलेज साथ साथ आती। यहाँ तक कि लाइब्रेरी एवं कैंटीन में भी अक्सर साथ होती। अनीता स्वभाव से संकोची एवं कुछ डरपोक सी थी, जबकि शिल्पा उसके ठीक विपरीत हर दम आत्मविश्वास से स्फूर्त नजर आती। संकोच एवं भय जैसे गुण युवतियों में नैसर्गिक रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, पर शिल्पा में इन गुणों का नामो निशान तक नहीं था। दोनों के स्वभाव एवं परिवेश में स्पष्ट अंतर होते हुए भी दोनों की मित्रता में कोई अंतर परिलक्षित नहीं होता था। अनीता के पिता शहर के जाने माने उद्योगपति एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। अनीता उनकी एकमात्र पुत्री थी। बेशुमार दौलत एवं अपने प्रभाव का प्रयोग कर उन्होंने अनीता की शादी राजेंद्र खुराना के साथ की। राजेंद्र तब तक आईएएस बन चुके थे। शिल्पा के पिता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उसका ब्याह अर्थशास्त्र के प्राध्यापक भूपेंद्र बोहरा से हुआ। वह स्वयं भी गोल्ड मेडलिस्ट थी, अतः शीघ्र ही प्राध्यापक बन गई। शादी के बाद दोनों भूपेंद्र के शहर भोपाल में ही बस गए। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। इसी बीच राजेंद्र की पोस्टिंग भोपाल जिलाधीश के पद पर हुई एवं वह अनीता के साथ भोपाल आ गए। अनीता ने शिल्पा को उसके भोपाल आगमन की सूचना दी तो शिल्पा की खुशी का पारावार न रहा। दोनों परिवार जी भर कर मिले। भूपेंद्र एक सहृदय सज्जन एवं विचारशील व्यक्ति थे।
लंबी कदकाठी एवं गोरा रंग उसके व्यक्तित्व को और निखारते। शादी के बाद तो मानो उसे कामधेनु मिल गई। भूपेंद्र को उसका वर्तमान जीवन स्वप्नवत लगता था। एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति जिसके आगे पीछे कोई जिम्मेदारी न हो एवं जिसकी पत्नी उसके बराबर कमाती हो, उसे और क्या चाहिए। भूपेंद्र स्वभाव से संतोषी थे। उसकी इच्छाओं का आकाश इससे परे नहीं जाता था। इसके ठीक विपरीत शिल्पा अति महत्वाकांक्षी, दबंग, बिंदास एवं स्वाधीन विचारों की महिला थी। महत्वाकांक्षाओं के पर लगाए उन्मुक्त पक्षी की तरह अनंत आकाश में उड़ती रहती। उसके लिए जीवन ठहरने का नाम नहीं था। बहुत सारे मित्र हों, बहुत सारी पार्टीज हों, पिकनिक हो, वह जिस रास्ते से जाए लोग उसे पहचाने एवं कहे यह वो महान स्त्री शिल्पा है। कितनी प्रगतिशील, कितनी विदुषी, कितनी सामाजिक। भूपेंद्र का संतोषी एवं अंतर्मुखी व्यवहार उसे कतई पसंद न था। कई बार उसके व्यवहार से वो चिढ़ जाती। दोनों का वैवाहिक जीवन चलती का नाम गाड़ी जैसा था। यौवन में शारीरिक क्षुधा प्रबल होती है। मन के मत मतांतर इसी प्रवाह में विसर्जित हो जाते हैं। उफनती हुई नदी के दो किनारे पानी की प्रबल जलधारा में अलग होते हुए भी अनेक बार मिले हुए से लगते हैं। शिल्पा को इस बात का तो गर्व था कि उसकी सहेली झिलाधीश की पत्नी है, पर जब भी वह अनीता के यहाँ जाती अथवा जब भी बाजार अथवा पार्टीज में पब्लिक को उसे एक विशेष अहमियत देते हुए देखती तो एक विचित्र डाह से भर उठती। वो मनी मन सोचती, क्या स्त्री का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं, उसकी अपनी कोई इमेज नहीं। एक स्त्री चाहे वह कम योग्य ही क्यों न हो, अगर उसका पति जिलाधीश है तो वह कितनी ऊंची बन जाती है। मैं किन अर्थों में अनीता से कम हूं। शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों में उससे कहीं आगे थी, पर मैं कहाँ एवं अनीता कहाँ। बड़े बड़े लोग अनीता की चौखट पर नाक रगड़ते हैं। शहर के उद्योगपतियों, धनाढ्यों एवं गणमान्य व्यक्तियों की पत्नियां अनीता से मिलकर गौरवान्वित महसूस करती है। एक हम हैं जिन्हें कोई जानता तक नहीं। थोड़ी बहुत पहचान यदि बनी है तो इसलिए कि मैं अनीता की सहेली हूं। ये कैसी संस्कृति और सभ्यता है जो स्त्री को उड़ान ही नहीं भरने देती। शादी के पूर्व वो पिता के अधीन होती है एवं शादी के बाद पति के। पति अच्छा मिल जाए तो पौ बारे है एवं पति मिट्टी का माधो मिल जाए तो जीवन भर कर्म ठोकते रहो। हर कदम पर, हर उम्र में वह बेड़ियों में बंधी होती हैं। इसी उधेड़बुन में आज वह यूनिवर्सिटी से घर पहुंची तो भूपेंद्र वहां पहले से मौजूद था। वो उससे 1 घंटे पहले आया था। शिल्पा ने आकर पर्स रखा ही था कि भूपेंद्र ने उसे चाय बनाने को कहा। भरे घड़े को कोई थोड़ा भी हिला दे तो पानी बाहर छिलक आता है। क्या मेरा ही इंतजार कर रहे थे? चाय खुद बनाकर नहीं पी सकते थे? शिल्पा तमक कर बोली। मैडम, हम तो सोच रहे थे आपके साथ चाय का आनंद लेंगे। भूपेंद्र पलंग पर लेटा था, पड़े पड़े ही बोला। भारत में स्त्री की कैसी दुर्गति है। काम मर्दों के बराबर करो, तनख्वाह इन्हें ला कर दो और जी हजूरी भी पति परमेश्वर की करो। मैं थकी हारी आई हूं, क्या तुम चाय बनाकर नहीं पिला सकते थे? रोज चाय मैं ही तो बनाती हूं, पर कभी कभी आप बना दें तो क्या आसमान गिर जाएगा? पति पत्नी का रिश्ता मित्रवत होता है, स्वामी और सेविका जैसा नहीं। शिल्पा के अप्रत्याशित व्यवहार ने भूपेंद्र का क्रोध भड़का दिया। छेड़ने से बिच्छू भी भड़क उठता है। भूपेंद्र की आंखें रक्तवर्णा हो गई। वह पलंग से उठा एवं शिल्पा की बाजों को अपने कठोर हाथों में पकड़कर बोला, कोई पत्थर तोड़कर नहीं आई हो। मुझे मालूम है यूनिवर्सिटी में कितना काम होता है। आधे समय तो कैंटीन में बैठी रहती हो। तुम्हें तो अभी तक यह भी होश नहीं है कि मेल लेक्चर्स के साथ कितना बैठना चाहिए।
तुम्हारे विभाग में और भी महिला प्राध्यापक हैं, वे तो वहां नजर नहीं आती। तो जलते क्यों हो? तुम भी अपने विभाग की महिला प्राध्यापकों के साथ जाया करो ना। मुंह से तो लात टपकती है, पर उतना साहस भी तो हो। इसके आगे कुछ भी सहना भूपेंद्र की सहन शक्ति के परे था। स्त्री जब मानसिक रूप से व्यथित करती है तो पुरुष की शारीरिक शक्ति को भी चुनौती दे देती है। भूपेंद्र के कलेजे पर मानो किसी ने गर्म लोहा रख दिया। आंखों में खून उतर आया। आवेश में उसने शिल्पा के गाल पर जोर से एक तमाचा रसीद किया। उसके पास अपनी पत्नी को नियंत्रित करने का यही अंतिम हथियार था। एक घायल शिंगनी की तरह शिल्पा पांव पटकती हुई कमरे में चली गई। बाद में ठंडे होने पर भूपेंद्र ने उसे मनाने का भरसक प्रयत्न किया, बार बार सॉरी कहा, पर शिल्पा तो लोहे की छड़ थी। स्त्री के हृदय में प्रज्वलित अग्नि भी कभी इतनी जल्दी बुझी है? इस तरह के छोटे मोटे युद्ध दोनों में रोज होते। मतमतांतर होते हुए भी ऐसा नहीं था कि शिल्पा भूपेंद्र को चाहती नहीं थी। अनीता के पति की तरह वह भी उसे ऊंचाई पर देखना चाहती थी। वह अक्सर भूपेंद्र को आईएएस परीक्षा देने को कहती, पर उसके सर पर जूं तक नहीं रेंगती। एक बार तो उसने स्पष्ट कह दिया, मैं जहां हूं खुश हूं। मुझे क्यों उस मुकाम पर पहुंचाना चाहती हो जहां मैं जाना नहीं चाहता? प्राध्यापक होना जिलाधीश होने से अधिक सम्मान की बात है। उस दिन भूपेंद्र का तीखा उत्तर सुनकर शिल्पा कट कर रह गई। धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व में एक विचित्र कुंठा ने डेरा डाल दिया। कुंठाएं व्यक्ति को दुस्साहसी बना देती हैं। तब वह आगा पीछा कुछ नहीं सोचता। सावन के दिन थे। भूपेंद्र पारिवारिक कार्यों से कुछ दिनों के लिए इंदौर गया हुआ था। एक बार दोपहर अकेले बैठे शिल्पा बोर हो रही थी। बाहर मौसम सुहावना था। सोचा अनीता से मिल आऊं। उसने स्कूटर उठाया एवं अनीता के घर की राह ली। रास्ते में कुछ दूर ही चली थी कि हल्की बूंदाबांदी होने लगी। उसने स्कूटर तेज किया, फिर भी अनीता के घर पहुंचते पहुंचते पूरा भीग गई। घर के बाहर ही आर्म्ड गार्ड खड़ा था। उसने बताया कि अनीता शॉपिंग करने गई है। अब घर तक आकर राजेंद्र से मिले बिना जाना संभव नहीं था। अंदर आकर बरामदे में कुछ देर कपड़े सुखाने के लिए वह रुक गई। मुख पर नन्ही नन्ही बूंदों के मोती चमक रहे थे। अंग अंग यौवन की आभा से उतंग हो रहा था। इसी दरमियान राजेंद्र अंदर से आए एंड शिल्पा को यूं खड़े देख स्तंभित रह गए। सकपकाई से बोले, अरे तुम तो भीग गई हो, थोड़ा भीतर आकर अपने को सुखा लो। भीतर आकर जब शिल्पा बैठी तो राजेंद्र उसे देखकर ठगा सा रह गया। उसके सीने का उतार चढ़ाव, चमकती नशीली आंखें, वो होठों पर ठहरे जल बिंदु उसकी रूप मदिरा को और नशीली बना रहे थे। शिल्पा की आंखों में एक विचित्र चंचलता फैलने लगी। राजेंद्र उसे चातक सा देखने लगा। राजेंद्र एक मस्त ऐशपरस्त आदमी था। तो उन्मुक्त प्राणियों के लिए इससे अच्छा सुअवसर क्या हो सकता था? पक्षी पक्षी की भाषा को तुरंत समझ लेते हैं। इसी दरमियान राजेंद्र ने शिल्पा की जी भरकर तारीफ की। उसने जब शिल्पा को बताया कि वह उसकी विद्वता एवं गुणों का कायल है तो वह फूली न समाई। प्रशंसा किन कानों को अच्छी नहीं लगती? स्त्री के कान तो प्रशंसा रूपी नदियों के लिए समुद्र बन जाते हैं। राजेंद्र जैसे बड़े आदमी की प्रशंसा ने उसे उत्तेजित कर दिया। एक भूपेंद्र है जो टके बराबर तोलता है और एक राजेंद्र है जो इतनी इज्जत देता है। सच है, हीरा पारखी के पास हो तो हीरा है, अन्यथा कांच का टुकड़ा है। आखिर वह क्यों भूपेंद्र की गुलामी करे? अगर राजेंद्र उसे चाहता है तो क्यों न वो उसे अपना मित्र एवं गॉडफादर बना ले? जीवन बड़ा है, इतने बड़े आदमी से संपर्क जीवन भर काम आएगा।
वो एक अजीब सी शक्ति से स्फूर्त होकर उठी एवं राजेंद्र के गले से लिपट गई। स्त्री संबंधी भोग विलास का लालच आने पर असाधारण मनोबल वाला व्यक्ति भी उसे नहीं छोड़ सकता। राजेंद्र को जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। बाहर बादल उमड़ रहे थे, मेघ अंदर बरस रहा था। दोनों उस दिन वह कर बैठे जिसकी कल्पना भी शिल्पा ने नहीं की थी। मर्यादाओं के सारे बांध पल भर में ढह गए। एक बार मिठाई चख लेने के बाद किसने छोड़ी है। दोनों अब अक्सर मिलने लगे। बड़े लोगों के लिए जगह की कहाँ कमी है। बड़ी बड़ी होटलों के मालिकों को इशारा करने की देर है। वे तो ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। शिल्पा के संपर्क में आने पर राजेंद्र को लगा अब तक अनीता के साथ उसने जीवन व्यर्थ ही जिया। जो उन्माद, जो उत्तेजना शिल्पा में है, अनीता उसके आगे कुछ नहीं। राजेंद्र शिल्पा के रूप गुण मदिरा में आकंठ डूब गया। शिल्पा को लगा जैसे सांप सीढ़ी के खेल में भाग्य ने उसे 8 की सीढ़ी से सीधे इकराणों पर पहुंचा दिया। विधाता की टेढ़ी चालों को कौन समझ पाया है। 8 की सीढ़ी से इकराणों पर पहुंचा खिलाड़ी 99 के सांप की कल्पना ही नहीं कर पाता। बिगड़ी हुई आंखों को कुछ नहीं दिखता, बिगड़े हुए ईमान में भी ज्योति प्रवेश नहीं कर पाती। प्रेम और वैर छिपाए नहीं छिपते। राजेंद्र के करीबी लोगों को यह बात धीरे धीरे पता लगने लगी, पर उसके भय से सभी चुप्पी साधे रहते। चतुर परिपक्व व्यक्ति बड़े आदमियों की कमजोरियों की चर्चा नहीं करते, उनके गुप्त भेदों की आड़ में अपने काम निकलवाते हैं। उनकी पैनी नजर स्थिति को भांपने में देर नहीं लगाती। अब अनीता की जगह शिल्पा ने ले ली। लोग अब उद्घाटन आदि के लिए शिल्पा को बुलाने लगे। अपने कार्य निकालने के लिए वे शिल्पा का सहारा लेने लगे। उसके घर भी अब बड़े लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया। बहाना वो भूपेंद्र से मिलने का करते, कृपाकांक्षी शिल्पा के होते। अब शिल्पा के घर भी बड़े बड़े उपहार आने लगे। कोई कीमती साड़ियां ला रहा है तो कोई डायमंड के सेट्स तो कोई क्या। शिल्पा को लगता जैसे वह आकाश छू रही है। भूपेंद्र को सारा व्यवहार अप्रत्याशित लगता, पर शिल्पा उसे समझा देती कि लोग अब राजेंद्र जी से हमारी घनिष्ठता को जानने लगे हैं। अनीता को भी इन दिनों शिल्पा का व्यवहार संदिग्ध सा लगने लगा। कुदरत की करतूतें विचित्र है। चतुर से चतुर व्यक्ति भी कुदरत की एक चाल से असिद्ध हो जाते हैं। एक बार एक पार्टी में उसी होटल मालिक की पत्नी अनीता से टकरा गई, जहां राजेंद्र एवं शिल्पा अक्सर मिलते थे। अनीता के उस पर बहुत एहसान थे। उसका उपकृत हृदय अनीता की दुर्दशा नहीं देख सका। न चाहते हुए भी उसने अनीता को विश्वास में लेकर राजेंद्र एवं शिल्पा के सारे भेद खोल दिए। होटल मालिक ने अपनी पत्नी को राजदार समझकर जो राज बताए, उसकी पत्नी ने वो सारे राज अनीता को बता दिए। अनीता पर मानो बिजली गिरी, कलेजा भस्म हो गया। कुछ देर तो वो संभली नहीं पाई। लगा जैसे 10 दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। जिस शिल्पा को उसने बहन के बराबर इज्जत दी, जिसे उसने सर आंखों पर चढ़ाया, उसी ने उसका संसार लूट लिया। क्या कोई प्रेम में मित्रता के चिन्ह यूं मिटा देता है? जी में आया कि वह सीधी शिल्पा के घर जाए एवं उसका सीना गोलियों से छलनी कर दे। फिर जी में आया कि भरी पार्टी में क्यों न लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताऊं कि उनका जिलाधीश कितना घटिया आदमी है। उसे लगा उसकी नसों से कोई रक्त सोख रहा है। एक बार तो उसने सीधे वहां से घर जाने की सोची, पर न जाने क्या सोचकर जब्त कर गई। घर जाते वक्त राजेंद्र को उसने एहसास भी नहीं होने दिया कि उस पर क्या गुजरी है। जिस राजेंद्र पर वह जान देती थी, वही आज उसे नफरत का पिटारा नजर आ रहा था। घर आकर
वह सरदर्द का बहाना बनाकर लेट गई। वह रात युग के समान बड़ी हो गई। पलंग पर सोते हुए राजेंद्र को देखकर वह सोचने लगी, जिसे मैंने प्रेमालय समझा वह कितना कपटी निकला। प्रतिशोध की आंधी बाउंडर की तरह उसके दिमाग पर छा गई। दूसरे दिन मौका देखकर वह भूपेंद्र से मिली तथा शिल्पा एवं राजेंद्र की सारी करतूतों से उसे अवगत करवा दिया। शिल्पा के लिए इससे कम दंड की वह कल्पना भी नहीं कर पाई कि वह पति की नजरों में सदा के लिए गिर जाए। भूपेंद्र के लिए तो मानो दुस्सह दुख देने वाली ग्रहदशा आ गई। शिल्पा का यह रूप उसकी कल्पना से भी परे था। शिल्पा के महत्वाकांक्षी एवं विद्रोही स्वभाव से वह परिचित था, पर क्या वह इतना घृणित कृत्य भी कर सकती है? उसे लगा जैसे सारा संसार उसे धिक्कार रहा है। शिल्पा के इस कृत्य ने उसके आत्मगौरव का नाश कर दिया। उसे लगा वह स्वयं की नजरों में गिर गया है। हृदय मर्मांतक वेदना से भर गया। उसे हर आंख उसका उपहास बनाते नजर आने लगी। इतना अपमान भरा जीवन भी क्या जीने योग्य है? भूपेंद्र को लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को पीस रहा है। शिल्पा आज जब यूनिवर्सिटी से घर पहुंची तो पंखे पर लटकती हुई रस्सी से एक लाश झूल रही थी। सांप सीढ़ी के खेल में 99 के सबसे बड़े सांप ने आज शिल्पा को डस लिया था। धन्यवाद। यही थी कहानी मित्रों।